नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का अगर वैसे बात करें तो कौन सी फिफ्थ शिफ्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एसएससी सीएचएसएल का 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर करने वाले हैं। 25 प्रश्न होंगे। वील ट्राई की जल्दी से हो जाए, बट जहाँ समझाने की जरूरत होगी वहां तो समझाना पड़ेगा, ठीक है। और मेथड्स वगैरह सारी चीजें। तो वीडियो की सीरीज जो चल रही है अपनी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीपीओ का सोल्यूशन, बाकी सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, क्या रोज रोज वही बताऊं, ठीक है। आपका टाइम नहीं लेना। प्रश्न पे आते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं पसंद आता वो अलग चॉइस है, ठीक है। कहा गया 250 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 40% मेल है और 60% फीमेल है। अगर 30 और फीमेल ज्वाइन कर ले तो परसेंटेज कितना हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि 250 पर्सन में से कितनी फीमेल थी, 60%। यानी कि कितनी थी, 250, 60% यानी 150 ऑलरेडी थी। और अभी आ कितनी गई, 30 और आ गई, यानी अभी कितनी हो गई, 180 हो गई। लेकिन आदमियों की संख्या पहले 250 थी, 30 और आ गई, यानी कि 280 आदमियों में 180 फीमेल है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 180 बटे 280 गुड़े का 100। ये घटा है, ये घटा। आप कुछ लोग मुझसे कहते हो गुड़े क्यों कहते हो, भाई जिंदगी भर से वही कहता हूँ आया हूं तो क्या कहूँ, ठीक है। 4 से काट दिया हमने। 25 गुड़े 18 कितना हो जाएगा, 25 गुड़े 16 400, और 25 गुड़े 18 450 बटे का 7। 7 छके 42। आपका बचा कितना, 3 30, 7 चौको 28, यानी 64 पॉइंट समथिंग परसेंट। 64 देखने के बाद क्रियाकलाप नहीं करना है, बस बंद कर देना है। देखो क्या कहा गया अगले प्रश्न में। कहा गया हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर्स आर रुपी, यानी कि दूध का भाव क्या है, 1 रुपए में इतना लीटर। इसमें कितना पानी ऐड किया जाए 60 लीटर दूध में, ताकि जो मिक्सचर हो वो 1 सही 7/8 लीटर रुपी का हो जाए। कहने का मतलब क्या है, दूध का भाव कितना है, 3/2 लीटर 1 रुपए में, यानी कि 1 लीटर का भाव कितना हो गया, 2/3 रुपए। ये दूध का भाव। हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो मिक्सचर को किस रेट में बनाना है, 1 सही 7/8 यानी 15/8 लीटर 1 रुपए में। यानी मिक्सचर का भाव 1 लीटर का कितना होना चाहिए, 8/15 रुपए। अब देखो हमें क्या काम करना है, हमें 2/3 ये दूध का ओरिजिनल मूल्य है। इसमें हम जो मिला रहे हैं उसमें जीरो है, क्योंकि वो तो पानी पानी मिला रहे हैं ना, दूध तो मिला नहीं रहे। और हमें मिक्सचर का मूल्य 8/15 तैयार करना है। तो मिक्सचर एलिगेशन हो गया ना, 2/3 हिस्सा इसमें दूध था, इसमें जीरो हिस्सा था, और हमें 8/15 हिस्सा दूध तक पहुंचना है। बस यही कर लेना। तो आपने कहा 2/3, क्योंकि जो पानी मिलाएगा उसको हम फ्री में, वो बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाएगा, नॉर्मल पानी मिलाएगा। तो आप कहेंगे 2/3, 8/15, 2/3 में से घट जाएगा, यानी 10/15 लिखा, 10/15 में से 8/15, 10/15 में से 8/15 घटाएंगे 2/15 बचे। और इधर 8/15 में से जीरो घटेगा, यानी 8/15 हो जाएगा। इसका जो रेशियो होगा वो किसका रेशियो आ जाएगा, वो इनकी मात्राओं का, यानी जो 2/3 जिसमें मात्रा थी दूध की यानी 60 लीटर, और जीरो क्या है, पानी की मात्रा, इसका अनुपात आ जाएगा। 15-15 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। यानी कि जो हमने कहा कि भैया जो दूध है, यानी जो हमारे पास मिल्क की मात्रा है, और जो नया मतलब वाटर जो मिलाया गया, उसके दोनों की मात्राओं का अनुपात 4:1 होना चाहिए। 4:1 होना चाहिए। और 4 रेशियो बराबर आपको कितना दिया गया, 60 लीटर, क्योंकि दूध 60 लीटर था, तो 1 रेशियो बराबर। सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा सा लैंग्वेज में जो था वही था, बाकी कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया। ये मैंने एक आपको मैं बता दूं फिर से, आप सर्च कर लेना स्टेटिस्टिक्स बाय रोहित त्रिपाठी, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय रोहित त्रिपाठी। उसमें मैंने 2 घंटे में बहुत डिटेल में स्टेटिस्टिक्स करवाया। जब मैं करवा रहा था तब मैंने ये भी बोला था कि भैया ये प्रश्न आगे आएंगे। लोग कह रहे थे स्टेटिस्टिक्स थोड़ी पूछ लेगा, सॉरी स्टेटिस्टिक्स क्यों कह रहा हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी पूछ लेगा। पूछ रहे हैं ना, कुछ भी पूछ सकता है सिलेबस में। कहा कि 2 लीनियर इक्वेशन है रेखाओं के, तो कहा गया इसके कितने ग्राफ होंगे। अब एक बात बताओ, आप हमेशा समझना, एक चीज समझना, a1x प्लस b1y बराबर c1 हो, a2x प्लस b2y बराबर c2 हो। तो आपसे अगर कहा जाए कितने ग्राफ होंगे, ये कैसा फॉर्म होता है, पहली चीज जानो कि ये रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कि x पे 15, मतलब 15 से डिवाइड कर दो, x/15 प्लस y/15/2 बराबर 1, और इधर 13 से डिवाइड करोगे तो ये x/4 आएगा, और प्लस y/13/8 आ जाएगा। 13/8 नहीं, कितना हो जाएगा, हाँ 13/8 हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं एक इक्वेशन ड्रा करूं कि देखो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर कहीं लिखा है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये जो भी लाइन है वो इंटरसेप्ट काटती है x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे b। कहने का मतलब लाइन ऐसे जाएगी तो ये जो दूरी होगी वो a होगी, और y एक्सिस पे ये b दूरी होगी। एक तो ये, तो ऐसे हम मान लेते हैं कि ये देखो x एक्सिस पे 15, y एक्सिस पे 15/2,
मान लेते हैं हम ये दूरी 15 है, ये 15/2। इस केस में देखो एक्स एक्सिस पे 4 यानी यहां कहीं से जाएगी, और वाई एक्सिस पे 13/8। 13/8 मतलब मान लो यहां कहीं से जाती है, ये दूसरी लाइन हो गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी। देखो ये पूरा कितना था 15, ये कितना है 4, तो ये कितना हो गया 11। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी दूरी, ये कितनी है, देखो वाई एक्सिस पे 13/8, इधर 15/2, यानी कि ये कितना है 13/8, ये कितना पूरा 15/2, तो ये कितना हो जाएगा इतना हिस्सा 15/2 माइनस 13/8, तो 4 से गुणा कर लेंगे यानी 60/8 माइनस 13/8, यानी ये कितना हो जाएगा 47/8, यानी कि लगभग 6 दूरी हो जाएगी। आपने कहा ये तो अलग ही हो गया, ये क्या बात हुई। मैं कहा कोई बात नहीं हो मेरे भाई, आप हमेशा समझो कि जब जब ये तो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, ग्राफ की ऐसे ऐसे हो गया। अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ऐसे डिस्टेंस निकल सकती है कि इनके इन दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर दो रेखाओं के बीच की कहीं दो डिस्टेंस निकाले, मतलब दो रेखाएं अगर ड्रॉ की गई और उनके बीच की कहीं भी डिस्टेंस निकाले वो बराबर हो, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। लेकिन क्या आप ऐसे निकाल सकते हो इनके बीच की डिस्टेंस? निकाल सकते हो, वैसे तो हम निकाल सकते हैं, बट ये इतना बड़ा करना नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए, ये जो पार्ट अभी तक करवाया समझाने के लिए। हमारा एक्चुअल प्रश्न ये जो भी लिखा मैंने ये समझाने के लिए। आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन बनता है वो ये है कि a1x प्लस b1y बराबर c1 के फॉर्म में एक रेखा दी गई, दूसरी a2x प्लस b2y बराबर c2 के फॉर्म की। ये दोनों रेखाओं का क्वालिटी क्या होता है, अगर x का कोफिशिएंट दोनों जगह का रेशियो, y के कोफिशिएंट का दोनों जगह का रेशियो ये बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल। अगर समझो बात को, अगर दो रेखाएं दी गई उनके x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है तो वो रेखाएं पैरेलल। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूं 1/4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/4 हो गया, दूसरा y के कोफिशिएंट 2/8 यानी कि 1/4, ये भी दोनों बराबर, तो ये कैसी हो जाएंगे। ये क्या समझाया मैंने, ये बताया कि अगर इतनी दूरी पूछा जाए, इतनी दूरी पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं वो चीज बताया। क्लियर हो गया ना। चलो, एक बोट है, एक नाव है जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 60/4 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि बोट की स्पीड अगर 13 है, यानी बोट की स्पीड अगर 13 है, तो यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड बराबर डाउन स्ट्रीम होती है, तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल। तो यहाँ से धारा की दिशा की चाल अगर 15 है, नाव की चाल 13 है, यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति। तो कहा गया कि अगर धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाना हो तो कितना टाइम लगाएगा। तो धारा के प्रतिकूल चाल यानी अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड बराबर होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 13 माइनस 2 11। क्लियर। तो आपने कहा 30 को जाने में कितना टाइम लगेगा, 30/11। क्लियर, 2 सही 8/11 घंटे भी कह सकते हैं। ये ग्राफ पढ़ना और उत्तर देना। कहा गया इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट दिया गया, कहा गया किस साल में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। देखो जहां पे घट रहा है उसको तो हमें भूल जाना है, देखो यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, इसको भूल जाना है। 9.9 से कोई चीज 10.8 यानी 0.9 बढ़ी, 0.9 99, मतलब 999 पे, यानी 1/11 हिस्सा यहाँ बढ़ा। अगर हम यहाँ पे बात करें 5.2 से 6.5 हुआ, यानी कि 1.3 बढ़ा, 1.3 5.2 पे, यानी 13/52, यानी यहाँ पे 1/4 बढ़ गया। यहाँ पे देखें तो 3 बढ़ा 6.5 पे, यानी कि लगभग 1/2.2 बढ़ा। और अगर यहाँ पे देखें तो 2.5 से 11.4 हुआ, यानी कि 1.9 बढ़ा 9.5 पे, यानी 1/5 हिस्सा भी। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 1/5, 1/2.2, 1/11 में कहेंगे, और 1/4 में 1/2.2, जिसका हर छोटा, अगर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हो जाएगा 2018 में। ताकि फादर की एज और उसकी सन की एज का रेशियो जो है, यानी फादर की एज और सन की एज का जो रेशियो है वो 7:4 है। क्लियर हो गया। ताकि उनकी करेस्पॉन्डिंग एज का जो वो है गुणनफल है वो 1372 है। तो आपको बताना है कि उनकी आज से 8 साल बाद की एज का रेशियो क्या होगा। तो अगर ये मानो 7 है 4 है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 28a² बराबर 1372 हो जाएगा। यानी हम 7 से काटते हैं, पहले इसको 7 से कटेंगे, 7 एकम 7, ये 9, 7 9 63, 7 छक्के 4 से कटेगा, कितना हो जाएगा 4 चौको 4 49, यानी ए बराबर हो जाएगा 7। अब ए बराबर 7 हो गया तो दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी, यानी इन भाई साहब की 49 और इन भाई साहब की 28। ठीक है। आपसे कहा कि 8 वर्ष बाद भाई साहब कितने के हो जाएंगे 57 के, 8 वर्ष बाद ये भाई साहब कितने के हो जाएंगे 36। इनका रेशियो पूछा गया, 3 से काट देंगे 19, 3 से कटेगा 12। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं 1 मिनट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। ये लो वेट खत्म। लगे ओ सेंटर है और पी क्यू आर 240 डिग्री का कोण बनाता है। ओ सेंटर है, ये ओ सेंटर है, पी क्यू आर जो है वो 240 डिग्री का कोण बनाता है।
240 डिग्री का कोण मतलब अगर ऐसे ड्रा कर 270 हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो 240 डिग्री का कोण बनाता है, ये 240 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल का क्या नाम है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, यानी ये पी हो गया, मान लेते हैं ये क्यू है, ये आर है, ये 240 डिग्री का कोण बना, या ऐसे मान लेते हैं पी क्यू आर अगर 240 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो, तो पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, पी क्यू को, मान लो पी क्यू है, इसको ए तक बढ़ाया जाता है, ए, तो ए क्यू आर की वैल्यू बतानी, ए क्यू आर की ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू बतानी, ए हो गया, ये क्यू है मान लो, ये आर, ठीक है। अब देखो आपको सिंपल सी बात कही है, ये वाला 240 डिग्री है, क्लियर हो गया। आप मुझे एक बात, आप कह रहे हो क्या बात बताऊं, मैं कहा बताओ तो। देखो अगर मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, ठीक है, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें बस ड्रा कर देना है, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अपने आप। ऐसे ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो त्रिज्याओं के सामने के कोण है ये बराबर। अब एक बात बताओ, ये वाला कितना हो गया 180 माइनस 2x, ये कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, तो हमने कहा 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2 थीटा, ये बेसिक एकदम बता रहा हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से आप कहेंगे कि 2x प्लस 2 थीटा बराबर 120, यानी हम कह सकते हैं x प्लस थीटा बराबर 60। अब एक बात बताओ, x प्लस थीटा अगर 60 डिग्री है तो ये कितना है x प्लस थीटा, ये वाला x प्लस थीटा है, x प्लस थीटा 60, तो ए क्यू आर कितना हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस 60 यानी 120। क्लियर हो गया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आप वैसे कैसे करेंगे, वैसे क्या काम करना है आपको, अगर ये वाला कोण 240 है तो आप इसको आधा कर देंगे, ये 2 थीटा है तो ये थीटा कर देंगे, ये बेसिक हो गया, मतलब बेसिक समझ लिया और ट्रिक समझ लिया, क्लियर हो गया। ताकि पेरीमीटर एक माइनर सेक्टर का 4 यूनिट वाली जो 45 डिग्री का कोण बनाता है क्या होगा, देखो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया, एक 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये मान लो कोई आर्क है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि थीटा कोण जब बनाता है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है ओ ये हो, बी ए हो, बी हो, तो त्रिज्या 2 बार ऐड होगी, आर ये है, आर ये है, और प्लस इस चाप की लंबाई। अब बताओ थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 45 वाले का कितना हो जाएगा 45 बटे 360 और इंटू 2 पाई आर, 2 पाई और इंटू आर, आर का वैल्यू 4, ये बार प्लस 2 टाइम्स आप त्रिज्या जोड़ देंगे यानी 2 आर और जोड़ देंगे तो पूरा परिमाप आ जाएगा। आपने कहा 4 दूनी 8, 45 360 कट गया, यानी पाई प्लस 2 आर आपका एरिया हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर हो जाएगा, पाई प्लस 2 आर, आर बराबर 4 है तो पाई प्लस 8 आपका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ग्राफ पढ़ना और उत्तर देना है, कहा कि गिवन ग्राफ जो है वो रिया और राधा के 6 अलग सब्जेक्ट में 12th एग्जाम में सीबीएसई में प्राप्त मार्क दिखाता है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 140 है और इंग्लिश आईपी और बायोलॉजी में 180। आपको क्या दिखाया गया उस पर देखते हैं, मार्क्स दिखाते हैं रिया और इनके, ताकि व्हाट इज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रिदा इन पीसीएम। अब रिदा कौन सी है, रिदा की बात करी जाए तो ये रेड वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स दूसरा वाला यानी ये फिजिक्स हो गया, रेड वाले पे फोकस करना है, फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री कौन सा है, ये वाला, ये दूसरा वाला केमिस्ट्री हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। और मैथ्स कौन सा है, मैथ्स यहाँ पे अगर देखें तो पहला वाला मैथ्स है, यानी कि ये मैथ्स। मैथ्स में इनको 60 और 80 के बीच में, यानी मैथ्स का इनका स्कोर है 70। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 100 और 120 के बीच में, तो 110 ये होगी। और अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया और मैथ्स, सॉरी मैथ्स हो गया और अपना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में कितना स्कोर करती है, फिर देखो केमिस्ट्री में 120 स्कोर करती है बटे में। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स देखो तो तीनों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स 140 थे, यानी कि 420 मार्क्स में से इतना स्कोर करती है, कितने में से, दीदी ने 420 में से इतना स्कोर, परसेंटेज निकालने के लिए गुड़े में 100 लगा दे। क्लियर हो, तीनों जगह जीरो हटा दो, 7 11 18 12 30 बटे 42, 30 बटे 42 को हम लिख सकते हैं 15 बटे 21, 15 बटे 21 को लिख सकते हैं 5 बटे 7, यानी 5 बटे 7 गुड़े 100, 1 बटे 7 14 सही, 2 बटे 7% होता है, तो 5 बटे 7 70 सही, 10 बटे 7 यानी 1% इधर और निकाल दो, यानी 71 सही, 3 बटे 7 यानी 71.43% होगा। ताकि एक डजन पेयर ग्लव्स 180 के अवेलेबल है, 10% के डिस्काउंट पे, तो कहा 54 रुपए में कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं। देखो 180 वाले का 180 का 12 डजन है, यानी एक डजन का क्रय मूल्य 15 रुपए है, 15 रुपए पे 10% डिस्काउंट यानी कि 13.5 रुपए का एक डजन मिलता है, तो 54 रुपए में 4 डजन मिलेगा। क्लियर,
अगर डायमीटर एक हेमीस्फीयर का दिया गया कर्व्ड सरफेस, तो हेमीस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। डायमीटर दिया गया तो इसी फॉर्म में निकाल लेते हैं, यानी हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे डायमीटर स्क्वायर 21 गुणे 21 हो जाएगा। 2 से 22 कटा 11, 7 से 1 कटा 3, 33 गुणे 21 693 हो जाएगा। ठीक, कहा गया एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन पहले साल 5% बढ़ती है, सेकंड ईयर 5% घट जाती है। सेकंड ईयर के लास्ट में इतनी पॉपुलेशन थी, तो बिगिनिंग में कितनी थी? बिगिनिंग में जो भी पॉपुलेशन पी रही हो, तो पहले 5% बढ़ी यानी 21/20 हुई, और फिर 5% घटी यानी कि 19/20 हुई, और ये पॉपुलेशन आपको दी गई कह रहा था 4 7 8 8 0। ठीक है दीदी, 21 से काटोगे 21 दूना 42, 5 58, 21 दूना 42, 16 21 अट्ठे 168, ये 0 हो गया। 19 से काटेंगे 19 इकन्नम 19, 3 19 दूना 38, 120, 120 गुणे 400 यानी कि कितना हो गया? 48 के बाद 000। ये वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बस आपको दिमाग लगाना है। दिमाग इन द सेंस ऐसे नहीं, cos x प्लस वाई, cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos a cos a cos b, माइनस होता है sin a sin b। ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो गया। और प्लस tan 2z का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan z अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर z। बस फॉर्मूला लिखना था, आपका आंसर आ जाता। तो तीसरा ऑप्शन देखो, आपका सब सही बैठ रहा है, तो आप मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट पे पहले फोकस करेंगे। 14 माइनस 5 9, 9 18 में डिवाइड होगा 2, गुणे 5 गुणे 24 और डिवाइडेड बाई 30। 5 दूनी 10 और 24, 240 में 30 से डिवाइड करेंगे, उत्तरम 8 हम। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया इस रेशियो में है, क्यू आर इतना। तो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो कितना है? 12.96 बटे में 635.04। ठीक है, काट पीट दो, दोनों जीरो हटा दो, मतलब दशमलव के ही हटा दो। 12 से काट दो, 12 से 108 हो जाएगा। 12 से कैसे कटा? क्योंकि 1296 दिखा, मैंने कहा 12 से ट्राई कर लेते हैं, बाकी मुझे जादू नहीं आया। 12 पंचे 60, 35, 12 दूना 24, 11 110, 12 अट्ठे से 12 9 108, 12 दूना 24, कट गया, तो बहुत अच्छी बात। फिर ये 4 से भी कट रहा है, अब ये तो दिख रहा होगा आपको, 27 हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 कन्नम 4, ये 13 हो जाएगा और 1323 हो जाएगा। अब ये किससे कट रहा है? 3 से मेरे हिसाब से फिर से कट रहा है, ये 9 हो गया, ये 3 से 441 हो गया। यानी कि अगर इनके एरिया का रेशियो 9 रेशियो 441 है, तो इनके साइड्स का रेशियो 3/21 हो जाएगा, क्योंकि साइड्स का जो रेशियो होता है एरिया के रेशियो का वर्गमूल होता है। अब आपसे क्यू आर, यानी कि इसकी कोई साइड क्यू आर दी गई 2.9, तो इसके लिए वाई जेड आपको पूछा गया होगा। वाई जेड यानी 2.9 बटे वाई जेड बराबर 3/21, तो वाई जेड कितना हो जाएगा? 7 गुणे 2.9, यानी कि 7 या 21 में से 0.7 घटाएंगे 20.3 हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि दो रेफ्रिजरेटर 10-10 हजार के बेचता है, एक पे 20% नुकसान, दूसरे 20% फायदा, तो उसका ओवरऑल बताओ। तो जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, पहले का भी और दूसरे का भी, और अगर एक को x% फायदे पे बेचेगा, दूसरे को x% नुकसान पे, तो ओवरऑल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100% होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 100% का नुकसान होता है जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस दोनों जगह इनकर्ड सेम हो परसेंटेज में। आपने कहा 20% यहाँ लॉस, हमें नहीं मतलब सेलिंग प्राइस क्या, बस बराबर दिया गया, 20 स्क्वायर बटे 100 यानी कि 4% क्या लॉस। तो ऐसे आंसर आ सकता था, लेकिन बेसिक से कैसे करेंगे? देखो 10,000 का ये था, 10,000 का ये था, बेचा गया, एक को 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि पहले तो 20% लॉस पे बेचा गया, यानी 5 का खरीदा था, 4 का बेचा गया। 4 बराबर अगर 10,000 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12,500। दूसरा कहा गया 20% फायदे पे भी बेचा गया। 20% फायदे का मतलब कि अगर 5 का खरीदा जाता तो 6 का बेचा गया, तो 6 बराबर अगर 10,000 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5,000। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25,000 बटे 3, यानी कि 8,333 का ये 8,333 का ये 12,500। तो दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12,820, 12,20,833 रुपए का कोई चीज खरीदा गया और 20,000 का बेचा, यानी 833 का नुकसान। तो 20 चौको लगभग 4% के अराउंड नुकसान हो जाएगा। एक सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी दी गई 8316, अगर रेडियस इतनी है तो डेप्थ बतानी। डेप्थ मतलब हाइट। सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुणे रेडियस स्क्वायर 21 गुणे 21 और गुणे एच यही निकालना है। ये बराबर 8316 है। मैं कह सकता हूं कैलकुलेट कर लो, बट कैलकुलेशन सिखाना जरूरी है। 22 से काट दूंगा, 22 से सीधे कटेगा, 22 तिया 66, 17 100
71, 22 सत्ते 154, 17 176, 22 अट्ठे 176, 21 से भी काट के देख लेते हैं, 21 इक्यानवे 21, 21 अट्ठे 168, 7 से कटा 3, 3 से 18 कट जाएगा 6, यानी h बराबर 6 आ जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया कि आपको बताना है कि ये पहले क्या दिया गया, प्रोडक्शन ऑफ कार दिखाता है 2016 से लेकर 20 तक, अलग अलग टाइप की कार है ABCD की, अलग अलग सालों में कितना प्रोडक्शन। तो कहा गया कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज किसके प्रोडक्शन में रहा 2018 से 20 तक। तो सबसे पहले आपको 2018 से 20 वाले पे टेबल पे फोकस करना है, इस टेबल पे आपको फोकस करना है। इसमें किस किस टाइप की कार का लगातार घटा है। देखो अगर यहाँ पे देखें 14 12 से 8 हुआ, यानी ये घट गया। 39 19 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ, बढ़ गया। 21 से 19 हुआ, 19 से 20 ये भी। लेकिन अगर इन दोनों में देखोगे 39 से 25 हुआ, 25 से 18, 14 से 12 हुआ, 12 से 8, यानी कि ए और बी टाइप की कार का प्रोडक्शन घटना है। कहा कितनी संख्या है 2000 से लेके 2020 के बीच जो 8 से डिविजिबल। देखो 2000 से 2020 के बीच में सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 2008 हो जाएगी और 2016 हो जाएगी। इन दोनों के बीच लेनी है, समझिएगा बात को। बीच का मतलब हो गया इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच लाई करनी चाहिए, तो दो संख्याएं हो जाएंगी। कहा दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, रेडियस दी गई सेंटर की जिसका केंद्र O है 49 है। अगर कहा गया रेडियस दूसरे सर्कल की 16 है, तो आपको कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताए। मैंने आपको क्या बताया, अगर दो सर्कल R1 और R, मान लो इसकी त्रिज्या R होती, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इन दोनों को दूसरों को टच करते देखा जाता, तो इनकी कॉमन टेंजेंट BC की लंबाई कितनी हो जाती, 2√RR। क्यों होता है, किसी एक वीडियो में मैंने बताया, डिटेल में एक्सप्लेन भी करा है, नहीं पता तो देख लेना। 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, त्रिज्या कितनी दी गई 49 और 16, 49 का भी वर्गमूल निकल सकता है 7, इसका 4, 7 चौको 28, दूना 6। कहा बार ग्राफ जो है वो दिखाता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। कहा कंसीडर द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन 3 कैटेगरी, 3 अलग अलग कैटेगरी है और 4 अलग अलग कंपनी है, यानी 4 कंपनी ABCD 4 कंपनी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के कितने कितने परसेंट वर्कर हैं ये दिखाएगा। तो कहा अगर आल कंपनी, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको दिखे, दिख रहा है, यानी कि 4 कंपनी है और उसमें किस टाइप के स्किल्ड कितने हैं, सेमी स्किल्ड कितने, अनस्किल्ड कितने, वो लेबर थी। तो अगर सभी कंपनी में वर्कर्स की संख्या समान हो, तो किस कंपनी के पास हाईएस्ट अनस्किल्ड वर्कर है और कौन सी कंपनी के पास लोवेस्ट स्किल्ड वर्कर है, यानी आपको क्या निकालना, हाईएस्ट अनस्किल्ड और लोवेस्ट स्किल्ड कहां पे है। देखो सबसे जगह अनस्किल्ड और उसकी बात करते हैं। देखो अनस्किल्ड सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, अनस्किल्ड कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 30, तो बी के पास हाईएस्ट अनस्किल्ड वर्कर है। और स्किल्ड कौन सा, स्किल्ड ये वाला ब्लू वाला, ब्लू सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यानी बी में सबसे कम है, यानी बी के पास सबसे कम स्किल्ड वर्कर है। तो दोनों बी हो जाएगा, यानी बी के पास सबसे ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर है और सबसे कम स्किल्ड वर्कर, ठीक है। अब कुछ लोग ये दिमाग लगाएंगे कि सबसे ज्यादा जब अनस्किल्ड थे तो स्किल्ड भी वहां सबसे कम होंगे, तो खैर तीसरा टाइप भी तो दिया गया था। अगले प्रश्न में देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC में एक्स वाई को पैरेलल ड्रा किया जाता है BC के। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें हमें बात करनी है। ये कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें आधार के समांतर एक रेखा खींची गई XY। हम ड्रॉ कर देते हैं XY, कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है, दिख रही है, ठीक है। XY नहीं दिख रही होती तो भी ये XY ही होता, ठीक है। ये XY पैरेलल हो गया इसके, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको दिखे, ये XY हो गया, ठीक है। XY पैरेलल है इसके, ठीक है, ओके। कहा गया BC जो है X और Y, मतलब जो XY है जो साइड को X और Y पे कट करती है। AB बराबर 5.4 है, पूरा AB 5.4 है, BC 7.2, BC हो गया 7.2। XY की लंबाई निकालनी है और BX बराबर 3 दिया गया, BX 3 है, क्लियर, समझ, ठीक है। आपको कहा कि BX 3 है और पूरा AB 5.4 है, यानी AX कितना हो जाएगा 1.4, क्लियर हो गया। अब आपकी जो सबसे जरूरी चीज है लेंथ निकालनी है XY की, ठीक है, XY की लंबाई निकालनी है। आपको जो समझना है वो ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में आधार के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है, आधार के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है, तो जो छोटा वाला ट्रायंगल AXY मिल रहा है वो त्रिभुज ABC के सिमिलर हो जाएगा। यानी बी कैन से कि AX बटे AB बराबर XY बटे BC। आपको XY निकालना है। AX की लंबाई कितनी है 1.4 बटे AB कितना है, AB अच्छा 1.4 नहीं 2.4 होगा, सॉरी 2.4 होगा, ये 2.4 बटे 5.4 बराबर XY हमें निकालना है बटे BC 7.2 है। तो 18 3 54, 18 चौको 72, 3 से इकट्ठा 0.8 हुआ और
एक्स वाई बराबर कितना हो गया 4 गुणे 0.8 यानी कि 3 बस सिंपल सी बात, क्लियर हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही तो बराबर होता है सिमिलर ट्राइंगल के लिए। एक बैंक है जो के रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है आर के पावर हाफ रेट पे और एन स्क्वायर ईयर्स के लिए। दूसरा बैंक सिंपल इंटरेस्ट एल चार्ज करता है आर के पावर 3/2 रेट के लिए एन क्यूब ईयर्स के लिए। तो आपको के और एल के बीच का रेशियो निकाल। देखो प्रिंसिपल सेम हो तो के बराबर क्या दिया गया, प्रिंसिपल गुणे रेट और गुणे टाइम बटे 100, ये के की वैल्यू हो गई। और एल की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल सेम है आर के पावर 3/2 और गुणे एन क्यूब ईयर्स के लिए बटे 100। हमें बस पीआरटी बाई 100 करना है, सिंपल इंटरेस्ट के बटे एल निकालना है, के बटे एल तो इसके बटे कर दो, 100 कट गया, पी कट गया। अगर आप देखो आर के पावर हाफ यहाँ है, यहाँ आर के पावर 3/2 यानी 1/r हो जाएगा, एन स्क्वायर एन क्यूब यानी 1/n, यानी कि आपका कितना हो गया 1/r गुणे 1/n, यानी हम कह सकते हैं 1/r गुणे 1/n का मतलब 1/rn, यानी 1:rn हो जाएगा आपका रेशियो हो जाएगा, 1/1 रेशियो rn आपका रेशियो हो जाएगा। अब आपको किसका के और एल के बीच का डिफरेंस निकालना, के और एल का रेशियो निकालना था, तो अगर आप के बराबर निकालते पी गुणे आर गुणे इतना 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 हो जाता और के एल की वैल्यू इतनी है तो के और बटे एल आपका कितना है 1/rn, इन्होंने उल्टा दिया है rn रेशियो 1 जबकि 1 रेशियो rn होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आया। आपसे कहा गया सिंपल इंटरेस्ट लेता है के रुपए का इतने परसेंट पे, आर रेट है और ये एन, हमने वैल्यू पुट कर दी बटे 100, ये ब्याज हो गया, ऐसा ये ब्याज हो गया, तो आपका रेशियो निकल आएगा। एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। कहा गया महेश की एनुअल सैलरी इतने से इतनी हो गई, परसेंटेज इंक्रीज, मान लो 20 से 24 हो गई यानी 20% का इंक्रीज। 12 आदमी 9 घंटे करते हुए कोई कार्य 24 दिन में करते हैं तो 8 आदमी कितने घंटे वो 12 घंटे करते हुए सेम काम को कितनी देर में करें, यानी M1 12 आदमी गुणे कितने घंटे करते हैं 9, M1 D1 H1, M1 D1 H1 बराबर M2 8 आदमी गुणे D2 कितने दिन में निकालना है और गुणे H2 कितने घंटे करते हैं 12, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, बस यही करना था। तो आपने कहा यहां से कर लिया, 8 से इकट्ठा 3 हुआ, 3 से इकट्ठा 4 हुआ, 4 से इकट्ठा 3, D2 बराबर 3 9 27 दिन, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, तो ये थे 25 प्रश्न जो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी डिफरेंट, उस पर क्लिक करके आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एसएससी सीजीएल के लिए खाद है, सीएचएसएल के लिए खाद है, एमटीएस के लिए बहुत बड़ा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट, बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल पे अवेलेबल है। सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। बाय बाय।